हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। यूपीपीसीएल TG2 इम्पॉर्टेंट सेशन चल रहा है। 19 का ये फर्स्ट शिफ्ट है, तो सेशन ध्यान से देखना। और सेशन पे पहली बार आ रहे हो तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखो दिन पर दिन बीतते जा रहा है। अब एडमिट कार्ड का मतलब यही नहीं है कि किसी भी हफ्ते में वो दे सकता है, ठीक है। अब ये टोटली उसके ऊपर डिपेंडेबल है, सही है। तो अब ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब काउंटेबल दिन रिवर्स में स्टार्ट बचे हैं केवल, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि यदि एक सीरीज मोटर गलती से एक एकल फेज AC आपूर्ति से जुड़ी हो तो बल आघूर्ण क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है सर कि जैसा DC सीरीज होता है उसी मोटर को हम चाहें तो यूनिवर्सल मोटर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सल मोटर मतलब ऐसा मोटर जो सर AC सप्लाई से काम करता हो, ठीक है। यानी वही DC सीरीज मोटर को अगर हम AC सप्लाई दे देते हैं तो हमारा AC सीरीज मोटर हो जाता है। यानी उसमें भी जो बल आघूर्ण होता है एक दिशा में ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। मगर होता क्या है, थोड़ा बहुत स्पार्किंग होने लगता है वहाँ पे, ठीक है। DC का अपेक्षा AC की क्या होती है, थोड़ी एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि थोड़ा स्पार्किंग होने लगता है। और टॉर्क की बात करें तो एक ही दिशा में लगता है, ये नहीं कि दो दिशा में, दोनों दिशा में घूमने लगे, घूमता एक ही दिशा में। तो सर हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा स्पंदमान और एक दिशीय ही होता है, क्योंकि DC सीरीज मोटर को अगर AC सप्लाई दे देते तो वो यूनिवर्सल मोटर कहलाने लगता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर का पार्ट नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर का पार्ट नहीं है। रिएक्टर कोर होता है सर, वो कोर जहाँ पे हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, उसको रिएक्टर कोर बोलते हैं। मॉडरेटर सर हमारी क्या करता है, स्पीड को कम करने का काम करता है। स्पीड को कम करने का मतलब मंदक का रूप में, जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट का प्रयोग करते हो ना, उसको मॉडरेटर बोलते हैं। ग्रेफाइट या D2O का प्रयोग करते हैं तो हमारा मॉडरेटर हो जाता है। शील्डिंग, जब वो क्या होता है, रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन होता है तो उसमें होता क्या है कि सारे रेज बाहर नहीं आई, ठीक है, जो कि हमारे शरीर को हार्मफुल पहुंचा सकते हैं। तो वो जो किरण है, अल्ट्रावायलेट रेज या फलाने जो भी है, UV रेज, वो बाहर ना आ पाए, इसलिए शील्डिंग की आवश्यकता होती है। मगर रिएक्टर बैटरी नाम की कोई चीज़ वहाँ पे हम नहीं पढ़े हैं आज तक, ठीक है। तो रिएक्टर बैटरी नहीं होती है, ठीक है ना, इसको याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्यूमिनेशन किससे संबंधित है, तो किरचॉफ के वोल्टा नियम का, लैम्बर्ट के कोसाइन नियम का, थेवेनिन के परिपथ का, या न्यूटन की गति के नियम का। न्यूटन तो वैसे भी फिजिक्स में चला आएगा। थेवेनिन का होता है मगर वो DC सीरीज मोटर में, DC सीरीज सर्किट में होता है। किरचॉफ का होता है मगर वो भी कहाँ होता है, KVL KCL में होता है। मगर जो लैम्बर्ट का कोसाइन नियम है, ठीक है, लैम्बर्ट कोसाइन नियम हमारे इल्यूमिनेशन में प्रयोग होता है, जो क्या दिखाते हैं, E बराबर I cos थीटा बटे D² पढ़ते हो ना, यही लैम्बर्ट का कोसाइन नियम है। जब कोसाइन लगा देते हो तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि मशीन में 4 ध्रुव 22 स्लॉट और 6 स्लॉट कॉइल हैं तो लैप वाइंडिंग में मशीनों के कॉइल स्पैन कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोला है, 4 ध्रुव हैं, 22 स्लॉट हैं, ठीक है, कॉइल स्लॉट हैं और लैप वाइंडिंग यानी A बराबर P की बात बोला है। तो DC मशीन में कॉइल की संख्या कितनी होगी, कॉइल स्पैन का मान कितना होगा, ठीक है। 4 ध्रुव हैं, 22 स्लॉट हैं, ठीक है, और 6 कॉइल स्लॉट हैं, तो लैप वाइंडिंग, ठीक है। हमको पता है कि सर A बराबर P होता है, किस में, लैप में होता है, ठीक है। तो जो कॉइल स्पैन होगा हमेशा क्या हो गया, जितनी भी कॉइल स्लॉट होती हैं उससे एक कम ही होता है, ठीक है। याद रखना, जितनी भी कॉइल स्लॉट होती है उससे हमेशा एक कम ही होता है। कौन सा, हमारा कॉइल स्पैन। तो n-1 लगाते हैं, n का मान कितना है यहाँ पे, 6 दिया हुआ, तो 6 - 1 कितने हो जाएंगे, 5 स्लॉट हो जाएंगे यहाँ पे, सही हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 3 फेज इंडक्शन मोटर स्क्वायर केज रोटर क्या होता है, वाइंडिंग आर केप्ट ओवर, यानी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्क्वायर केज होता है वो क्या होता है, उसकी वाइंडिंग ओपन होती है, नहीं सर जी। अच्छा, वाइंडिंग आर प्लेस्ड इन दी स्लॉट ऑफ द रोटर कोर, नहीं, वाइंडिंग तो लगती नहीं, ठीक है। चौथा देखते हैं, सॉलिड बार ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल आर प्लेस्ड इन रोटर स्लॉट एंड शॉर्ट इनफ
रजिस्टर नहीं, शॉर्ट तो देखो यहाँ तक तो सही था कि रोटर स्लॉट में लगाते हैं, मगर जो शॉर्टेड होता है वो शॉर्टेड रजिस्टर के थ्रू नहीं होता है, एक चीज़ लगी होती है जिसको हम लोग इंड रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वही देखो सेकंड बोल रहा है कि सॉलिड बार ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल प्लेस्ड इन रोटर स्लॉट सही है, और जो शॉर्ट करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, इंड रिंग द्वारा करते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग सिस्टम इज़ वेरी कॉस्टली, कौन सा सबसे कॉस्टली होता है, सबसे सस्ता कौन सा होता है, तो सबसे सस्ता तो ये वाला होता है। ठीक है, सही है, उससे महंगा थोड़ा ये होता है, फिर उससे महंगा ये होता है, मगर सबसे महंगा क्या होता है, कंडुइट कंसील्ड, जो हम क्या करते हैं सेंटरिंग के समय सारी कहानी करते हैं वो ये होती है। ठीक है, देखते ही हो कितनी सेंटरिंग के समय कितना जाम होता है, कितने महंगे पड़ते हैं वो सब। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा वो स्किल लेबर की भी आवश्यकता होती है, एरू गैरू कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ी महंगी पड़ जाती है वो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, ज्वार किसके कारण उत्पन्न होता है, ज्वार किसके कारण उत्पन्न होता है, यानी जो ज्वार भाटा होती है समुद्र में वो किसके कारण होती है, तो हमको पता है कि सर वो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वीय आकर्षण के कारण ही क्या होती है, ज्वार उठती है, और दिन में 2 बार उठती हैं ज्वार। ठीक है, तो याद रखना, और ये हमारा कैसी ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं गैर पारंपरिक। ठीक है, ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, इसको याद रखना, ये तुम्हारा किसका है, पावर उत्पादन के शक्ति उत्पादन जो चैप्टर होता है उससे है। ठीक है, चलो अगला देखो, किसी अनंत बस में कौन से 2 परिणाम स्थिर होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट बस है, उसमें कौन कौन से 2 ऐसे वोल्टेज है जो अनंत होने चाहिए। ठीक है, आवृत्ति अनंत होने आवृत्ति फिक्स होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आवृत्ति फिक्स होनी चाहिए 50 हर्ट्ज। ठीक है, और दूसरा वोल्टेज हमेशा फिक्स होनी चाहिए। कई बार क्या होता है देखते होगे ध्यान से कि ट्रांसफार्मर गांव में लगा है, तो जो ट्रांसफार्मर के पास वाले होते हैं घर, वहाँ पे तो अच्छी खासी वोल्टेज मिलती है, मगर जैसे जैसे वो ट्रांसफार्मर से दूर होते चले जाते हैं, जो ट्रांसफार्मर से दूर कनेक्शन लेते हैं वहाँ पे वोल्टेज धीरे धीरे कम होते चली जाती है। ठीक है, तो वो होता किसी कारण से, वोल्टेज ड्रॉप के कारण है, और ये हम कभी नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर क्या हो, वोल्टेज ड्रॉप हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी क्या हो जाएगी हमारी सर, कि सर हम वोल्टता हमेशा स्थिर रखना चाहेंगे और आवृत्ति भी, इसलिए ये सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले एडजस्ट कर लें। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है कि द स्पीड ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल बाई। ठीक है, 3 फेज ऑफ इंडक्शन मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल की जाती है, टेम्परेचर कंट्रोल आज तक कोई उपाय बना नहीं है कि नहीं बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला सर हमारा है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, मॉइस्चर कंट्रोल मेथड भी नहीं होगा, डिटेक्टिव पावर। ठीक है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड हमारा क्या हो जाएगा, बेस्ट मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे। सही है ना, याद रखना, इसमें पूछा जाता है। रेडियोमेट्री, द यूनिट ऑफ रेडिएंट फ्लक्स क्या होता है, द यूनिट ऑफ रेडिएंट फ्लक्स क्या होता है। अच्छा, द यूनिट ऑफ रेडिएंट फ्लक्स की बात बोल रहा है, जो बाहर निकलते हैं तुम्हारे फ्लक्स निकलते हैं रेडियोमेट्री में, नॉर्मल फ्लक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो निकलता है तुम्हारे किस में दिखाते हैं हमेशा, वॉट में दिखाते हैं, यानी एक तरीके से ये पूछ रहा है कि जो तुम इनपुट पावर देते हो वो किस में देते हो, वॉट में देखते हो। ठीक है, तो उसी के तुल्यांक क्या निकलता है तुम्हारा, रेडिएंट फ्लक्स निकलता है, तो किसके बराबर होता है, तो सर ये हमारे हमेशा वॉट के बराबर होता है। और आउटपुट किस में लेते हो, सर आउटपुट तो हमारी लूमेन में होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना। यहाँ पे देखो एक कोई सिंबल दिया होगा, यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पवन टरबाइन यानी विंड पावर प्लांट की बात बोल रहा है। ठीक है, विंड पावर प्लांट में द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति किस प्रकृति की होती है। देखो कोई भी पावर प्लांट है, पहली बात याद रखना, कोई भी पावर प्लांट है, लास्ट में उसकी ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा को किसी न किसी रूप में अल्टरनेटर पे ही देखते हैं। ठीक है, अल्टरनेटर पे देते हैं, और अल्टरनेटर हमारा
उत्पन्न क्या करता है, हमेशा एसी उत्पन्न करता है। तो याद रखना, हमेशा जो किसी भी हाइड्रो बोले, थर्मल बोले, इलेक्ट्रिकल बोले, ज्वार बोले, कोई भी बोले, ठीक है, हमेशा होती है एसी पावर प्लांट ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एसी प्रकृति की ही होती है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। प्रत्यावर्ती के रेटेड वोल्टेज के संबंध में बिना लोड वाले वोल्टेज से रेटेड वोल्टेज में प्रतिशत परिवर्तन को क्या कहा जाता है। यानी रेटेड वोल्टेज जो तुम दिए, ठीक है, बिना लोड पे, और जब तुम लोड लगाए तो कुछ ना कुछ वोल्टेज में परिवर्तन हो गया। हाँ सर, होता ही होता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो सर इसको कहा जाता है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन बोला जाता है। ठीक है, अगर फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या होता है? तो सबको पता है, वी नो लोड माइनस वी एफ एल बटे वी एफ एल। इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एल्गोरिदम जो यूज होता है वो ये कहने के लिए कि एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पावर फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स इज नोन एज। ठीक है, इनमें से कौन सा एक चीज़ होता है जिससे हम क्या प्रयोग कर सकते हैं कि रिन्यूएबल सोर्स से मैक्सिमम पावर हम गेन कर सकते हैं रिन्यूएबल सोर्स से। तो क्या कहलाता है? हमारा मैक्सिमम पावर थ्योरम कहलाता है। ठीक है, मैक्सिमम पावर थ्योरम। ठीक है, याद रखना, तो MPPT हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे तुम रजिस्टर में ये होता है, देखते हो ना कि जब RL के बराबर हो जाता है तो उसमें बोलते हैं सर जी सर्किट का मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। उसी तरह एक कहानी ये भी होती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये भी है, अगला देखते हैं, क्या निम्नलिखित में से क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज से संबंधित विशेषता नहीं है? अच्छा, कोई फ्यूज घर में लाते हैं तो किससे सेंस नहीं लिया जाता, या फिर किससे, कभी भी तुम मार्केट में जाओगे ये बोल के लोगों तो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी रेटिंग क्या है ये देखी जाएगी सर। गलनांक कितना है सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है। चलकता कैसी है ये भी देखी जाएगी, मगर आवृत्ति देख के कभी नहीं ली जाती। ठीक है, आवृत्ति देखकर कभी नहीं ली जाती। ठीक है, इसको याद रखना, आवृत्ति देख के कभी नहीं ली जाती। चलो अगला देखते हैं, किसी परिणामित की कोर के पदार्थ के लिए संतुल्य हानि कैसा होना चाहिए? ठीक है, संतुल्य हानि कैसी होनी चाहिए? देखो ये होना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं एकदम छोटा होना चाहिए, नहीं सर, ये कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए, लंबी तो हो मतलब सकरी तो हो और लंबी हो, मतलब पतली हो और लंबी हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है, फ्लक्स ज़्यादा बना रह जाता है और ये कोएर्सिव फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि जो एक्चुअली लॉस होता है हमारा यही कोएर्सिव फोर्स ही होता है। ठीक है, जो हम एक्स्ट्रा बल लगाते हैं, तो इसको शून्य करना पड़ता है। जितना शून्य रहे उतनी बढ़िया बात है, और ये जितना उच्च रहे उतना बढ़िया बात है। तो हम क्या करते हैं, लंबा और सकरा करते हैं, और हमको पता है कि सर हिस्टैरिसीस लूप और कुछ और नहीं बल्कि यही दिखाता है कि कितना लॉसेज हो रहे हैं हमारे। सही है ना, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कोई डायग्राम रहा होगा। हाँ, द रीजन ऑफ क्रॉलिंग इन एन इंडक्शन मोटर क्या होता है? क्रॉलिंग का रीज़न क्या होता है? इंडक्शन मोटर, यानी जिसको रेंगना बोलते हैं। ठीक है, वो इंडक्शन मोटर में होता है। और ये होता कब है सर? हार्मोनिक्स के कारण होता है। किसके कारण? हार्मोनिक्स के कारण। कौन सा हार्मोनिक सर? 6n+-1 फार्मूला होता है। तो जब सातवां हार्मोनिक्स हो या फिर ये तो पांचवा हार्मोनिक्स होगा। अब ये तो ये फिफ्थ होता है। ठीक है, याद रखना, ये बैकवर्ड हार्मोनिक्स बोलते हैं, इसको फॉरवर्ड हार्मोनिक्स बोलते हैं। तो इस 5 के कारण नहीं होता है, होता किसके कारण है सर? ये 7 के कारण होता है, 7th हार्मोनिक्स। यानी जो एक्चुअल स्पीड होती है उसकी हमारी लगभग 7 गुना कम स्पीड हो जाती है। यानी वो क्रॉलिंग मतलब क्या होता है? रेंग रेंग के चलना, रेंग रेंग के चलना। ठीक है, तो वही कहानी होती है हमारी। क्या होता है? धीमी चलने लगता है और फ्रिक्वेंसी उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। ठीक है ना, इसको याद रखना, स्पीड कम हो जाती है, फ्रिक्वेंसी उतना ही गुना बढ़ जाती है। तो इसको याद रखना। सही है, चलो अगला देखते हैं।
शंट एडमिटेंस सर्किट के लिए पार्थेन लाइन प्रचाल क्या होता है? ठीक है, प्रचाल क्या होगा? देखो एक्चुअली ये तुम्हारे लोग के सिलेबस में उतना नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जब ये वाली जब कहानी होती है अधिकतर टू पोर्ट नेटवर्क जब होता है तब अधिकतर ये तुम लोग को पढ़ते हो, ठीक है? टू पोर्ट नेटवर्क जब होता है तब अधिकतर ये तुम लोग पढ़ते हो, ठीक है? यानी जब दोनों तरफ से इनपुट दिया जाए तब क्या होगा, ठीक है? या दोनों तरफ से इनपुट न दिया जाए तब की वो कहानी होती है। मगर फिलहाल इतना याद रख लो कि जब एडमिटेंस सर्किट होता है तो ये कुछ इस तरीके से देखो बनता है, ए बी सी डी। जब सिमेट्रिकल होता है तो क्या हो जाता है, ए डी माइनस बी सी बराबर 1 हो जाता है, ठीक है? और जब और सिमेट्रिकल होता है तो 1 Z 0 1 ऐसे करके लिया जाता है। तो ये फिलहाल तुम लोग में नहीं है, मगर इतना याद रखो जब थर्ड एडमिशन की बात होती है तो फिर ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक है? सही है, तो ऑप्शन ए हो जाता है। ये सब कहानी पूछी जाती है, JU में अधिकतर पूछी जाती है। चलो अगला देखते हैं। इन अ थर्मल पावर प्लांट द रोल ऑफ अ सुपर हीटर इज टू, ठीक है? थर्मल पावर प्लांट में सुपर हीटर का क्या रोल होता है? हमको पता है सुपर हीटर क्या होता है। जो हमारी गैसें होती हैं, जो दहन होने के बाद जो गैस चिमनी से ऊपर निकल के आती है तो उसमें कुछ ना कुछ हीट होती है, ठीक है? तो हम उस हीट का उपयोग करके, क्योंकि वो तो वैसे भी बेकार जा रही है, तो उस हीट का उपयोग करके जो हमारी भाप बनी है ना, भाप में से क्या होते हैं, मॉइस्चर खींच लेते हैं, ठीक है? मॉइस्चर को अपने अंदर खींच लेते हैं, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस भाप द्वारा, जो गर्म धुआं निकल रहा था मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिए, और जो शुष्क स्टीम है यानी जो शुष्क भाप है उसको कहाँ भेजते हैं, टरबाइन पे। इससे क्या होता है, टरबाइन में जंग भी नहीं लगती, वो ज़्यादा दिन तक चल भी सकता है, ठीक है? तो देखो वही लिखा होगा, रिमूव द मॉइस्चर ऑफ स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द बॉयलर, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसका प्रयोग करते हैं, किस हीट का? जो सर धुआं, जो दहन के बाद धुआं जो चिमनी के ऊपर आता है उसमें कुछ हीट होती है, उसका प्रयोग करते हैं। और इसी हीट का प्रयोग कौन करता है, इकोनोमाइज़र भी करता है, ठीक है? इसी हीट का प्रयोग इकोनोमाइज़र करता है, इसको याद रखना। चलो, समानांतर क्रम में जुड़े दो प्रत्यावर्तक के बीच फेज अंतर का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र इनमें से कौन सा है, ठीक है? अच्छा, जो सिंक्रोनस जो प्रत्यावर्तक है जब समानांतर करते हैं तो उसमें एक वैसे मेथड 2-3 हैं, जैसे डार्क लैम्प मेथड, ब्राइट लैम्प मेथड, मगर सबसे बेस्ट हमको यही लगता है सिंक्रोनस को। क्यों? एक तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट है, लगाओ फट से और इसका प्रयोग करो, कोई झाम नहीं होता है इसमें, ठीक है? तो सिंक्रोनस उसको सबसे बेस्ट होता है। ऐसे लगा होता है, ऐसे एरो बना रहेगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सर फास्ट चल रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सर स्लो चल रहा है, ठीक है? तो इंस्ट्रूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सारी कहानी हो जाती है। तो सिंक्रोनस को भी होता है। चलो अगला देखते हैं। द रिलायबिलिटी ऑफ अ कंड्यूट वायरिंग सिस्टम कैसी होती है? रिलायबिलिटी बात बोला है, जिस पे तुम विश्वास कर सको, ठीक है? तो अभी तक तो यही एक ऐसी बाइंडिंग है जिस पे विश्वास है और किसी पे नहीं है, ठीक है? वही है कंड्यूट कंसीड वाली बात कर रहा है, ठीक है? तो कंड्यूट कंसीड तो सबसे बेस्ट होता है, इससे बेस्ट आज तक कभी कोई वायरिंग बनी नहीं है, ठीक है? तो एक्सट्रीमली गुड होती है, बहुत बढ़िया होती है। और सबसे बेकार क्या होती है जिस पे कभी विश्वास मत करना, क्लीट वायरिंग वाली, ठीक है? हालांकि जिसके पास नहीं है इकोनॉमिक, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इकोनॉमिकली, ठीक है? तो क्या करेगा, उसके लिए वही बेस्ट है। मगर तो अगर बात करें बेस्ट होने की, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, नमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, धूप मिट्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट यही है। इंसुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉक करंट झटका लगने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट यही होता है हमारा कंड्यूट कंसीड। थोड़ा महंगा तो पड़ता है मगर बेस्ट होता है, सही है? चलो अगला देखते हैं। हाँ, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ऑफ कंडक्टर केबल डिपेंड ऑन, किस पे होता है? तो सर ये हमारा डिपेंड करता है ऑपरेटिंग वोल्टेज। देखो कुछ पॉइंट बता रहे हैं। ट्रांसमिशन का जो कंडक्टर होता है, ट्रांसमिशन में जो कंडक्टर प्रयोग होता है वह किस पे डिपेंड करता है? तो सर वो डिपेंड करता है हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ठीक है? धारा कितना उसको ले जाना है उस पर डिपेंड करेगा। यही डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो सर डिस्ट्रीब्यूशन का जो चालक है वो वोल्टेज ड्रॉप पे डिपेंड करेगा। फिर यही अगर केबल इंसुलेशन की थिकनेस की बात करें तो सर जो थिकनेस है ये हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज पे ही डिपेंड करेगा, सही है? और जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला चालक था वो हमारे वोल्टेज ड्रॉप पे डिपेंड करेगा।
ठीक है। और यही अगर तुम सर्विसमैन की बात करते हो, सर्विसमैन में कैसा चालक होना चाहिए, तो सर ये हमारा डिपेंड करता है किस पे, सर किलोवाट पे डिपेंड करेगा कितना लोड तुम लियो। जैसे बोलते हो ना कि भैया 5 किलोवाट का लोड है तो ये वाला केबल लेते हैं, ये मार्केट हम आपका कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है, एनर्जी मीटर वाला। तो ऐसे होता है, सही है, जो खंबे से तार लेकर आते हो अपने एनर्जी मीटर तक। तो ये कहानी है, सही है। चलो बाबू, सेशन पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। फिर एक क्या है दिया होगा, तो सिंबल अधिक पूछे गए थे या फिर एक तरीके से सर्किट रहा होगा सॉल्व करने के लिए, उतना नहीं पता है। चलो अगला देखते हैं कि एक महानगरीय तरंग द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो एक महानगरीय तरंग द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो जवक्रीय तरंग होगा जी। जवक्रीय जल तरंग ही द्वारा क्या होता है, जो सागर में तरंग उठती है, नगरीय बोलने बार बार सॉरी उसके लिए, जो सागर तरंग उठती है वह जवक्रीय विद्युत उत्पादित करती है हमेशा, ठीक है। क्योंकि देखो फिर बोले महासागर हो, पवन सागर हो, जल सागर हो, थर्मल सागर हो या न्यूक्लियर सागर हो, ठीक है, ये सभी सागर है तुम्हारे, जिसमें क्या होती है विद्युत ऊर्जा समाहित होती है। क्योंकि इन सब में ही विद्युत ऊर्जा छुपी हुई, बस दिक्कत है कहाँ पे, उसको बदलने की ज़रूरत है बस तुमको, ठीक है। तो इन सभी की जगह क्या होती है, सभी एसी वोल्टेज ही उत्पन्न करते हैं, ठीक है, सभी एसी वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, सही है। तो आई होप बाबू सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया कर तो बाबू लाइक कर दिया करो, जो लाइक नहीं करते हो मगर शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लिया करो। यही है, देखो डेली देखते हैं एनालिसिस, तो यही है, 85% 87% ऐसे हैं जो देख के सुमड़ी में गुमड़ी हो जाते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते। देखो सब्सक्राइब करने से पैसा नहीं लगेगा, बल्कि नोटिफिकेशन होगा तो अच्छी अच्छी वीडियो का आता रहेगा, सही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।